हेलो दोस्तों, आई एम राम। एक बार फिर कम बैक एंड बाउंस बैक आप कह सकते हैं। जिस तरह की वापसी हुई है, ये एक अनप्रेडिक्टेबल वापसी है। तो जो क्लासेस चल रही थी, राइट, उन्हीं क्लासेस को हमने कंटिन्यू किया था। और करंट अफेयर की हमारा जो पार्ट 5 था, जो देश दुनिया ज्वलंत मुद्दे आ रहे थे, अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये सारी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो उसी सीक्वेंस में हमने करंट अफेयर में, अगर आप करंट अफेयर की प्लेलिस्ट देखेंगे तो इसमें जैसे हमने पहले और क्लासेस ले रखी थी, तो उसी की जो नेक्स्ट क्लास थी वो हमने कर ली थी, और आज की क्लास भी आपको मिलेगी। बट एक स्टैटिक पोर्शन की क्लासेस भी हम ले रहे थे। जैसे इकोनॉमिक्स ले रहे थे, मिसलिनियस ले रहे थे, और उसके साथ ही साथ एम लक्ष्मीकांत सर की बुक हम करा रहे थे। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल फैक्टर है आपके लिए कि इसे फोकस करना चाहिए आपको। आई थिंक मीन्स कि आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन्स आप देखेंगे तो कंटिन्यू क्लासेस हैं और साथ में बुक रीडिंग चल रही है। तो आपको बुक रीडिंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। हम कॉन्सेप्ट भी डिफाइन कर रहे हैं कि क्या क्या बातें हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, इम्पोर्टेंट है, जो आपको मेंशन करना है। तो अगर आप नए हैं तो मेरी एक यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राइट, इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो पहली बात, आपको क्लासेस जैसे ही आएंगी वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दूसरी बात, जब अब हम कभी बीच में लाइव होना चालू होंगे तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिलेगा हमारी लाइव क्लासेस का। और यहाँ पे अगर आप, एक फ़ीचर और है, कम्युनिटी। इसमें अगर जाएंगे देखेंगे तो आपको पोल भी देखेगा, राइट। आपको क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं, आपको कंटेंट भी अवेलेबल कराया जा रहा है। जैसे करंट अफेयर का देखेंगे, IDRA, ये जो COP27 हुआ अभी इजिप्ट में, तो उसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे कम्युनिटी में मिल जाता है। क्वेश्चन पोल्स अलग चल रहे हैं, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन पोल्स अलग आते हैं, आपका स्टैटिक क्वेश्चन पोल अलग चल रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ इंग्लिश और हिंदी बाई लैंग्वेज आपको अवेलेबल हो जाती है ईजिली। तो ये थी कि अभी तक क्या क्या चला। बात समझ में आ रही है कि अभी तक चैनल में क्या क्या हुआ है, क्लासेस कहाँ कहाँ तक हुई हैं। तो जैसे एम लक्ष्मीकांत सर में हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोगों का जो क्लासेस थी, जो कंटिन्यूएशन था, वो हमारा प्रस्तावना में पहुंच गया था। और अगर आप लास्ट वाली क्लास ओपन करेंगे प्रियम्बल की, तो उसमें जो टर्म है गणतंत्र, हम उसे डिस्कस कर चुके थे। तो उसी के आगे कंटिन्यू अब हम करेंगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? एक ओवरव्यू क्लियर है कि क्लासेस में क्या क्या है? क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और एक प्लान और चल रहा है हमारे दिमाग में कि इकोनॉमिक्स का ना हो तो जो रमेश सिंह सर की बुक है, उस बुक की समरी हम करा दें एग्ज़ाम से पहले। ये भी हमारे दिमाग में चल रहा है। टीम का कितना कॉपरेशन मिलता है। क्लासेस डिसकंटिन्यू होने का अगर कहीं रीज़न बना था, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि टीम का कॉपरेशन। क्लियर है ये बात? तो ये सारी चीज़ें अकेले बस की बात नहीं होती हैं, एक बहुत बड़ी टीम काम करती है पीछे। कितना कॉपरेशन रहता है वो मैटर करता है। तो अभी हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और होगा तो हम रमेश सिंह सर की बुक का समरी, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और प्रीलिम्स एंड मेंस के बेसिस पर, अगर देखेंगे तो प्रीलिम्स के बेसिस पर उनके 3-4 चैप्टर्स हैं बुक में, और मेंस के बेसिस पर बाकी सारे चैप्टर्स हैं। तो हमें लग रहा है कि उसका हम समरी करा दें। मीन्स जैसे कि समरी में क्या होगा कि जैसे ये पैरा आया, राइट। अब इस पैरे को हम क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत सर की बुक में हम पैरे को पढ़ते हैं, बट हम उसमें पैरे को नहीं पढ़ेंगे। हम सीधे ये बताएंगे कि इस पैरे के अंदर क्या क्या बातें हैं और आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। क्लियर है? और एक बाद में जब लास्ट क्लास हुआ करेगी उस चैप्टर की, तो आपको एक ओवरव्यू दे दिया जाया करेगा कि हाँ भाई, ये बातें होनी है, ये बातें चलनी है। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है?
तो अभी ऐसा प्लान चल रहा है, एग्जीक्यूट करेंगे बहुत जल्द उसे भी। तो आई होप बात क्लियर होगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ये प्रस्तावना की सेकेंड क्लास होगी और कोशिश रहेगी कि जो है आपको ईजिली समझ में आए चीज़ें, ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि ऐसे टर्म्स हैं ये जो लेंदी हो जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रस्तावना चालू किया था, तो आपको एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि प्रस्तावना में चीज़ें थी क्या क्या, राइट। प्रस्तावना में सबसे पहली बात ये थी कि आपको प्रस्तावना याद करनी है। क्या है, हम भारत के लोग, आखिर कितने उद्देश्य हैं उसमें, 5 उद्देश्य दिए गए हैं। आकांक्षाएं कितनी हैं, 4 आकांक्षाएं हैं, मैंने बताई थी कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। इसी वजह से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप दिन भर में 50 चैनल सब्सक्राइब करते होंगे फालतू के, तो एक चैनल ये भी सही जो आपके करियर को ग्रोथ दे सकता है, जो आपके सपने को ग्रोथ दे सकता है। क्लियर है ये बात। तो हमने बताया था कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, ये सारे टर्म थे प्रस्तावना में। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, और उसे बनाने के लिए क्या क्या हमें स्थापित करने की ज़रूरत है, न्याय, समानता, समता, बंधुत्व। क्लियर है। तो ये जो 4 हैं, न्याय, समानता, समता और बंधुत्व, ये क्या है, हमारी आकांक्षाएं हैं। और वो जो 5 है वो क्या है, उद्देश्य। क्या ये बात क्लियर है? आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो हमने क्या देखा था, गणतंत्र का मतलब हमने समझ लिया था। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है न्याय। क्या देखना है, न्याय। क्लियर है। न्याय को देखना है कि आखिर न्याय में है क्या बातें, हमें किस तरह का न्याय चाहिए देश में, हम किस तरह का समाज स्थापित करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, हमें एक समाजवादी समाज चाहिए, हमें एक लोकतांत्रिक समाज चाहिए, हमें एक संपूर्ण संप्रभु समाज चाहिए, हमें एक धर्मनिरपेक्ष समाज चाहिए। तो इन्हें स्थापित करने के लिए ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम एक लोकतांत्रिक और एक लोक कल्याणकारी समाज की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि लोक कल्याणकारी मतलब पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी। हमें केवल समाज से जुड़े उन सभी तबकों के लिए काम करना है जिनका योगदान इस देश को बिल्ड करने में रहा है। अगर देखा जाए तो देश को बिल्ड करने में कहीं एक ही सेक्शन का हाथ नहीं रहा। अगर आप लेबर सेक्शन को देखोगे तो लेबर सेक्शन का भी उतना ही हाथ रहा है जितना एक अपर सेक्शन का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़े लोग हैं उन्हीं के लिए ही न्याय होना चाहिए, उन्हीं के साथ जस्टिस होना चाहिए। हमें जस्टिस को कहाँ पहुँचाना है, नीचे, अंत तक, यानी अंत्योदय। हमारा ड्रीम है कि जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो एक लास्ट में जो खड़ा इंसान है, एक लाइन है, जैसे सपोज करो ये लाइन है। अब सपोज करो ये एक इंसान यहाँ फ्रंट में खड़ा है और दूसरा इंसान यहाँ खड़ा है। तो हमारा जो मैटर है, जो हमें सोसाइटी में डेवलपमेंट लाना है, इसके लिए नहीं लाना है। इसका डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। हमें डेवलपमेंट किसके लिए लाना है, जो यहाँ खड़ा है, जो लास्ट में खड़ा है। हमें किसके न्याय की चिंता करनी है, इसके न्याय की चिंता करनी है जो लास्ट में खड़ा है। हमें किसकी समानता की चिंता करनी है, इस वाले की। हमें किसकी समता की चिंता करनी है, लास्ट वाले की। क्लियर है, हो रही है बातें। तो प्रस्तावना में 3 भिन्न रूपों में शामिल है न्याय। कितने भिन्न रूपों में, 3। कौन कौन से न्याय हैं, सामाजिक यानी कि सोशल। कैसा सामाजिक न्याय, सपोज करो आप किसी एक ऐसे तबके से आते हैं जिस तबके को पास्ट में डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और आज भी अगर हम देखें तो देश की 70% पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, कहाँ रहती है, गांव में। तो गांव में आज भी पूरी तरह से
अगर देखें तो कुछ तबकों का डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ। क्लियर है ये बात? तो हमें वहाँ सामाजिक न्याय स्थापित करना है, यानी कि जो नीचे बैठा है उसे ऊपर लेके आना है। जैसे कभी कभी मुद्दे खड़े हो जाते हैं रिजर्वेशन को लेकर के, कि क्या आज भी रिजर्वेशन राइट है या रॉन्ग है। बात को समझें कि आखिर हम सामाजिक न्याय को स्थापित कैसे करेंगे। तो जब रिजर्वेशन की बात आती है, कहीं आरक्षण की बात आती है कहीं, तो कितना राइट है कितना रॉन्ग है। तो अगर आज देखें तो अगर किसी एससी को देखा जाए तो हम आज भी क्या बोलते हैं कि वो एससी है। हमारी गांव में सोच आज भी चेंजेस नहीं आए हैं। आज भी उसे जाति के नाम पे, आज भी उसके कास्ट के नाम से ही पहचाना जाता है। तो क्या जो हम लोग समानता की बात करते हैं, क्या वो समानता स्थापित हो चुकी है? बिल्कुल नहीं। तो जब समानता स्थापित नहीं हुई है, समाज में जब अभी इक्वली राइट नहीं आया है, अगर रियल में देखा जाए, किताबी ज्ञान में तो बहुत कुछ है। एज बीइंग अ ब्यूरोक्रेट्स, आपको रियलिटी जाननी है, आपको जमीन की तह जाननी है। क्लियर है ये बात? तो जब उस पर्सन को आज भी उसकी जाति, उसके कास्ट, उसके धर्म, उसके गोत्र के नाम से जाना जाता है, तो क्या उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी है सामाजिक न्याय के लिए। क्यों जरूरी है? सामाजिक न्याय के लिए। आई होप की बात क्लियर होगी। सेकेंड क्या है? आर्थिक न्याय, इकोनॉमिकल राइट। क्लियर है? कैसा राइट? इकोनॉमिकली। तो आर्थिक में क्या बातें हैं? पहली बात, रोजगार को लेकर के, या अवसर को लेकर के, या रिसोर्सेज को लेकर के। जैसे कहीं कहीं देखा जाए, जैसे पहले जमींदारी प्रथा थी, महलवाड़ी प्रथा थी, राइट। तो इनमें क्या होता था? इनमें ये होता था कि जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेस हैं वो एक ही पर्सन के हैंड में है, यानी वहाँ रिसोर्सेस का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ही नहीं था, यानी विकेंद्रीकरण हुआ ही नहीं था। और होता क्या था कि जो आर्थिक रिसोर्स हैं, जो इकोनॉमिकल रिसोर्स हैं, वो एक ही पर्सन के हाथ में होने के वजह से अब वो पर्सन क्या नहीं करना चाह रहा, उस एरिया में डेवलपमेंट ही नहीं करना चाह रहा, वो केवल अपना डेवलपमेंट देख रहा है। तो इस तरह से तो भाई एक ही परिवार, एक ही घर आगे बढ़ सकता है। तो हमें आर्थिक न्याय देने के लिए क्या करना होगा? रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी रिसोर्सेज सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट हैं उनका क्या करना पड़ेगा? इक्वली उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि जो लाइन में यहाँ पीछे खड़ा है ना, उसके पास भी रिसोर्स हो, वो भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, वो भी आगे आए, वो भी अपने बच्चों को एजुकेशन दे सके, वो भी इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, तो वो भी समाज के अंदर एक अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने में संपन्न बन सके। तो आर्थिक न्याय लोगों के पास कब होगा? आर्थिक न्याय तभी हो सकता है जब देश के अंदर मौजूद रिसोर्सेस का सही उपयोग और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण सही तरीके से किया जाए। क्लियर है क्या ये बात? आई होप बात क्लियर होगी। नेक्स्ट कैसा न्याय है? राजनीतिक, पॉलिटिकल। कैसा न्याय? पॉलिटिकल न्याय। अब राजनीतिक में बात क्या है? आखिर राजनीतिक न्याय के अंदर क्या क्या आएगा? ये एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है, तीनों न्यायों में मैं बता रहा हूं। तो राजनीतिक न्याय के अंदर क्या है? हमें उसे पॉलिटिकली राइट देना है। मीन्स जैसे सपोज करो इलेक्शंस आते हैं, बात समझ आ रही है? क्या आ रहे हैं? इलेक्शंस। मान लो चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने घोषित किया कि हाँ भाई चुनाव होने हैं, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं,
हम पीएम के लिए चुनाव कराएंगे, लोकसभा के कराएंगे, विधानसभा के कराएंगे, या मान लो लोकल में हो रहे हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, जब से पंचायती राज व्यवस्था आई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो तब से वहाँ पंचायतों में भी चुनाव होने लग गए। क्लियर है? तो अब वहाँ पे है क्या, वहाँ पे मैटर ये है कि आज भी भाई बड़े तबके का इंसान चुनाव लड़ेगा, तो छोटा वाला कहाँ जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना। और एक अच्छी डेमोक्रेसी कब मानी जाएगी, जब वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान को इक्वली राइट हो, हर एक इंसान को चुनाव लड़ने का राइट हो, हर एक पर्सन को वोट देने का राइट हो। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात आती है, आरक्षण की बात आती है कि क्या राजनीतिक आरक्षण देना ठीक है या नहीं। तो बिल्कुल ठीक है। तो आपको जब कभी भी आरक्षण के बारे में लिखना हो, रिजर्वेशन के बारे में, तो आप इस न्याय वाले टॉपिक को उठा करके ना एक बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर, कि हमें न्याय को स्थापित करना है। और मैं ये बात बता दूं, जो मैं इतनी डेप्थ में इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको एसए पेपर में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि एसए पेपर एक ऐसा पेपर है यूपीएससी के अंदर जहाँ डायमेंशन ओपन करने की नीड पड़ती है। एक ब्रॉड ब्रेन चाहिए कि कोई एक लाइन आ जाती है और उस लाइन की बेसिस पर हम लोगों को 1250 शब्द लिखने हैं, तो वहाँ पर उस लाइन के डायमेंशन ओपन करने हैं कि उस लाइन के कितने डायमेंशंस हैं, उस स्टेटमेंट के कितने डायमेंशंस क्रिएट हो सकते हैं, और क्या उस डायमेंशन के बेसिस पर हमारे संविधान के अंदर ऐसे प्रावधान हैं, क्या उनके लिए उस डायमेंशन में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर कर रही हैं तो उनके एस्पेक्ट को फिर ओपन करना है। क्या बात क्लियर है? तो इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है। तो इनके प्रोटेक्शन के जो राइट हैं वो कहाँ कहाँ हैं? पहला तो फंडामेंटल राइट। क्लियर है? फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है? पार्ट 3 भाग 3 में। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ऐसे ही कैजुअली याद होनी चाहिए कि भाग 3 में 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं वो क्या हैं? हमारे मौलिक अधिकार हैं। और नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ पर है? डीपीएसपी जिन्हें बोला जाता है, भाग 4। कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51। क्लियर है? अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 to 51। बात समझ में आ रही है? फिर अगर 51A देखेंगे, 51A, तो भाग उसमें 4A में चला जाएगा, है ना? क्लियर है बात? यानी वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी आ जाएंगी, मौलिक कर्तव्य आ जाएंगे। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। यही बात अभी समझाई कि उसके साथ जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रंग के नाम पे नहीं होना चाहिए कि भाई तू काला है, जैसे अंग्रेज करते थे, है ना, कि हम गोरे हैं तो ज्ञानी हैं, तुम काले हो तो गधे हो, तुम काले हो तो हमारे बराबर नहीं बैठ सकते, करते थे। ये ब्रिटिश पॉलिसी थी। ठीक, धर्म के नाम पे उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के नाम पर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष में विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी किसी के पास स्पेशल राइट्स नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। क्या ये बात क्लियर है? आई होप कि बात क्लियर हो रही होगी। तो हमें सामाजिक न्याय में क्या क्या बातें ध्यान देनी है? अगर हम कहीं सामाजिक न्याय को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या है? हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर
बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। क्लियर है? और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब और ये है कि किसी भी वर्ग विशेष के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जातियां जो हमारी हैं यहाँ पे, जो जनजातियां हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं और जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। तभी आप देश के अंदर सामाजिक न्याय स्थापित कर सकते हैं। अदरवाइज सामाजिक न्याय स्थापित देश के अंदर नहीं होगा। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़ें। नेक्स्ट आता है आर्थिक न्याय। अब आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी मीन्स कि आप पैसे वाले हैं तो आप ही कुर्सी पर बैठ सकते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है वो चेयर पे बैठने का हक नहीं रखता। ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर कहीं पर सामाजिक सभा हो रही है तो वहां पर उस सामाजिक सभा में सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो उस गांव के प्रधान हो या उस एरिया के चेयरमैन या बहुत बड़े कोई लाट साहब, और फिर चाहे उस एरिया का कोई किसान हो या सफाई कर्मी। उस सामाजिक सभा में सारे इक्वली हैं। वहाँ पर इकोनॉमिकली भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप बहुत बड़े लाट साहब हैं तो आप साहब आइए कुर्सी पे बैठ जाइए और तुम किसान हो जाओ पीछे खड़े हो जाओ लाइन पे। अगर देश के अंदर ऐसा होता रहा या हुआ तो ये आर्थिक न्याय के खिलाफ होगा। क्लियर है? तो इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। क्या बात क्लियर है? कभी कभी प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अनुपाती न्याय का तात्पर्य है, और फिर 4 ऑप्शन दे देता है। बोल देता है सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप। दूसरा मान लो सामाजिक न्याय राजनीतिक न्याय का मिला जुला रूप। थर्ड ऑप्शन बोथ। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो ऐसा सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में कि अनुपाती न्याय से निम्नलिखित में से तात्पर्य है। तो आपको क्या याद रखना है? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप। क्लियर है? तो आपको ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का मसाला है जो यूपीएससी घुमा डालता है। आई होप की बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं राजनीतिक न्याय का, कि राजनीतिक न्याय का अर्थ है क्या। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। मीन्स चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब कभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, समझना बात को, यहाँ थोड़ी सी बात को डेप्थ में समझने की नीड है, क्योंकि पॉलिटी के अंदर यही टर्मिनोलॉजी है जो आपको आपके चुने हुए लक्ष्य के शिखर तक पहुंचा सकती है। बिलीव मी, यही एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी जिसके समझ में आ गई न तो उसे मेंस के आंसर लिखने में प्रॉब्लम होती है, न तो उसे प्रीलिम्स में आए हुआ क्वेश्चन घुमा पाता है, न उसे करंट अफेयर में प्रॉब्लम होती है। अगर कहीं किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब है कि आपने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी की, वो आपने सही से समझी नहीं है, उसकी डेप्थ को नहीं जाना है आपने। क्लियर है बात? तो राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है कि जो भी सारे लोग हैं, देश का जो भी नागरिक है, वो चाहे जिस भी तबके को बिलोंग करता हो, उसे किसी भी राजनीतिक दफ्तर में जाने से नहीं रोका जाएगा। उसे अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का राइट है। जैसे होता क्या है, देखा होगा आप लोगों ने, या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा अगर आप स्टूडेंट हैं और कभी प्रोटेस्ट वगैरह में गए हैं, तो ऑफिसर्स आते हैं, बोलते हैं कि आप हमें अपना ज्ञापन दे दो। क्या दे दो? ज्ञापन दे दो।
क्लियर है? अब वो ज्ञापन क्या है? आपको आपकी बात रखने का राइट दिया जा रहा है ना। आपकी डिमांड सरकार से, जैसे एग्रीकल्चर बिल आया था, तो एग्रीकल्चर बिल में क्या था? एमएसपी का मुद्दा था। अब एमएसपी की बात से सरकार तक पहुंचानी है, तो किसानों ने क्या किया? प्रोटेस्ट करना चालू किए। तो वहाँ पर जो भी ऑफिसर्स जाते थे उन्हें शांत कराने के लिए क्या बोलते थे? आप हमें अपना ज्ञापन दे दो, हम आपकी बात सरकार के सामने रखेंगे। क्योंकि सरकार के सामने सब तो नहीं पहुँच सकते, ये भी बात राइट है, लेकिन आपकी बात पहुँचनी चाहिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप वहाँ पर पीएम के सामने खड़े हो या नहीं खड़े हो, आप सीएम के सामने खड़े हो या नहीं खड़े हो। मैटर ये है कि आपकी बात वहाँ पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो ज्ञापन क्या है? वो एक आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का रास्ता है। और जो रास्ता है वो आपको कौन देता है? संविधान देता है। किसके तहत देता है? राजनीतिक न्याय के तहत। क्लियर है बात? अगर वहां पर आपकी बात को पहुंचाया नहीं जाता है या आपकी बात को इग्नोर किया जाता है तो आपके साथ पॉलिटिकल इनजस्टिस होगा। कैसा इनजस्टिस होगा? पॉलिटिकल इनजस्टिस। क्लियर है बात को? क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है प्रीलिम्स मसाला। क्लियर है? तो जो ये तीनों न्याय की बातें हैं कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, या किस देश से लिया गया है, या किस क्रांति से लिया गया है, तो कोई भी चार ऑप्शन दे दे उठा के, तो आपको क्या बोलना है कि ये जो हमारा मसाला है, ये जो न्याय का मसाला है, ये रूसी क्रांति से लिया गया है। आई होप कि अब न्याय में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या तीनों न्याय क्लियर हैं? क्लियर हैं? आगे बढ़ें। अब बात करते हैं स्वतंत्रता की। किसकी? स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। हमें आज़ादी चाहिए, हम लेके रहेंगे आज़ादी। सुना होगा, ट्रेंड चलता है ये, और इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडा हुए। हम लेके रहेंगे आज़ादी। तो क्या आज़ादी का मतलब एक्चुअल में है क्या? और जो लोग मांगते हैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़ करके, उस आज़ादी का क्या मतलब है? और स्वतंत्रता जो दे रखी है, इंडिपेंडेंसी का जो राइट दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या मतलब है? दोनों बातों को समझना कितना डिफरेंस होता है। संविधान आपको राइट देता है लेकिन आपको फ्री हैंड नहीं करता। इस बात को समझने की कोशिश करना। संविधान आपको राइट देता है बट आपको फ्री हैंड नहीं करता। आपके पास आज़ादी है, लेकिन आपके पास इस बात की आज़ादी नहीं है कि आपके पास जो मन आए आप वो करेंगे। आपको मन आया आपने कोई भी प्रॉपर्टी जला दी, आपको मन आया आपने कहीं भी आगजनी कर दी, आपका मन आया आपने कहीं भी तोड़फोड़ चालू कर दी। ऐसी स्वतंत्रता नहीं है मेरे भाई साहब। अगर ऐसी स्वतंत्रता चाहते हो ना तो फिर पड़ेगी 100%। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? लक्ष्मीकांत सर क्या कहते हैं? लोगों की गतिविधियों पर, वर्ड को समझना, टर्मिनोलॉजी को, लोगों की गतिविधियों पर यानी पब्लिक एक्टिविटी पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। संविधान क्या कहता है? क्या है स्वतंत्रता? कि जो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं उन पर किसी भी टाइप की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान भी करना चाहिए। वो है स्वतंत्रता। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, संविधान बिना रोक टोक की बात तो करता है कि आपको रोका टोका नहीं जाएगा, तो लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बनता कि जिस देश को बनाने के लिए हमारे महान राजनेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और उसके बाद यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनता ने इस देश का निर्माण किया, आर्थिक निर्माण किया, सामाजिक निर्माण किया, आप उसे केवल एक स्वतंत्रता वर्ड के चक्कर में
तहस नहस कर दें, इस बात की स्वतंत्रता संविधान नहीं देता है। क्लियर है? प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। कानून का दरवाजा खटखटाने से मैटर है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का रक्षक माना गया है। बात समझ में आ रही है? क्या माना गया है? फंडामेंटल राइट का रक्षक, कि अगर कभी भी कोई भी सरकार लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करेगी तो लोग अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। क्लियर है? तो किस किस बात की स्वतंत्रता है? अभिव्यक्ति की, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। विश्वास, आप किसी पे भी भरोसा करें, वो आपका मानना है। आप किसी भी धर्म को मानें, वो आपकी चॉइस है। आप किसी की भी पूजा करें, उपासना करें, वो आपका पर्सनल मैटर है। आप पर ये चारों चीज़ें थोपी नहीं जाएंगी। क्लियर है? ये चारों बातें आप पर थोपी नहीं जाएंगी कभी भी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए एंड आई होप कि क्लियर होगी। आगे बढ़ें। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है, जो बात मैं अभी मेंशन कर रहा था, क्या नहीं है, कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। जब कभी भी मेंस में सवाल आएगा, ध्यान देना, कि समालोचनात्मक विश्लेषण करें। कौन सा वर्ड? समालोचनात्मक। ये याद रखना मेरे भाई, कौन से वर्ड की बात हो रही है? समालोचनात्मक। क्लियर है? तो वहां पर जब समालोचनात्मक की बात आएगी तो आपको ये बात बतानी होगी स्वतंत्रता के केस में, कि स्वतंत्रता का तात्पर्य यहाँ नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। लाइन दिमाग में चढ़ गई ये वाली? दिमाग में बैठा लेना इस लाइन को। क्लियर है? स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। यानी हर एक राइट टू इंडिपेंडेंसी, हर एक राइट टू इंडिपेंडेंस में एक लिमिट है, एक कंडीशन है, और उस कंडीशन के अंदर आपको राइट दिया जाता है। उस कंडीशन के अंदर संविधान आपको राइट देता है। क्लियर है? आप फ्री हैंड नहीं हो। मैंने यही बात पहले बोली थी कि स्वतंत्रता में आप फ्री हैंड नहीं हैं। आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। आई होप की बात क्लियर होगी। तो आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 ईस्वी से लिया गया है। तो जैसे वहां पे कहाँ से लिया गया था वो सारी बातें? रूस की क्रांति से। यहाँ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। बात समझ में आ रही है? वहां पे न्याय था, जो रशियन क्रांति 1917 में हुई थी उससे लिए गए थे। लेकिन ये क्या है? ये आदर्श हैं, एक आइडल है, एक आइडियोलॉजी है। और ये कहाँ से ली गई है? फ्रांस की क्रांति से ली गई है। प्रीलिम्स मसाला याद रखें। और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक फैक्ट और याद हो जाएगा यहाँ से, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 से लेकर के 1799 के बीच में फ्रांस की क्रांति हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ें।
चीज़ें क्लियर हो रही हैं? चलिए अब देखते हैं समता कि समता का अर्थ है क्या। तो समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने का उपबंध समता है। यानी कि सभी को जॉब का अवसर मिलना चाहिए। जैसे सपोज करो, देखो सपोज करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। मतलब क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आज देखा जाए एक तरह से कि क्या समाज के अंदर समता स्थापित है? क्या समाज में आज लोगों को बिना भेदभाव के जॉब मिल पा रही है? क्या लोगों में एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन आज नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर हम मान लेंगे कि समता स्थापित हो चुकी है। जैसे बताया था कि ये लाइन है और इस लाइन में यहाँ पर अगर खड़े इंसान को जॉब मिलती है तो इसका मतलब है कि समाज के अंदर समता स्थापित है। क्लियर है? हाँ, एक बात और है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बोलते हैं बहुत सारे लोग कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, मीन्स तो उसके पीछे एक फैक्टर है, स्किल फैक्टर। अगर आपके अंदर स्किल है तो जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी, तय होता है। ये स्किल नहीं है तब भी आप दोष दे रहे हैं, ये गलत है। आप पहले अपने अंदर स्किल डेवलप करें, और अगर स्किल डेवलप हो गई तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको भी नौकरी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये बात? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। क्या क्या? नागरिक की स्थिति, आखिर उसकी कंडीशन कैसी है, उसके अवसर की समता कैसी है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं। कौन कौन से? एक नागरिक समता है, एक राजनीतिक समता है और एक आर्थिक समता है। बात समझ में आ रही है? कि एक तो पब्लिकल इक्विटी चाहिए, मीन्स कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हमें पॉलिटिकली राइट इक्वली चाहिए, हमें इकोनॉमिकली कंडीशन सारी इक्वल चाहिए। रिसोर्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक धर्म विशेष, किसी एक जाति विशेष, किसी एक तबके विशेष को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है क्या ये बातें? आई होप कि बात क्लियर हो रही होगी। आगे बढ़े तो मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं। कौन कौन से प्रावधान है वो? पहला, विधि की समझ समता, आर्टिकल 14, यानी कि सभी के लिए कानून बराबर होगा। ये नहीं होगा कि एक इंसान है जो सपोज करो बहुत पैसे वाला है और एक इंसान है जो रोड पे आज फुटपाथ पे सो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बहुत पैसे वाला है तो उसके लिए देश अलग से कानून बनाएगा, उसके लिए समाज अलग से कानून बनाएगा, या उसके लिए सरकार अलग से कानून बनाएगी, या उसके लिए अलग कानून होगा क्योंकि वो भाई स्पेशलाइज है। और जो फुटपाथ पे सो रहा है उसके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। जो कानून फुटपाथ वाले के लिए हों वही कानून उस शिखर पे बैठे हुए पर्सन के लिए होना चाहिए, या जो कानून शिखर पे बैठे पर्सन के लिए हैं वो कानून एक फुटपाथ वाले पर्सन के लिए भी होना चाहिए। उसे कहेंगे विधि के समक्ष समता। यानी कि जो विधि है, जो हमारे संविधान के अंदर डिफाइन किए गए लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, उनमें कहीं भी भेदभाव नहीं है। चाहे वो कोई फुटपाथ पे सोता हुआ इंसान हो, चाहे फिर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला। क्लियर है? दूसरी किस बात की समता है? धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। और ये कौन सा अनुच्छेद है? 15।
यानी कि किसी को धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे अगर इतिहास देखेंगे तो इतिहास में वैदिक पीरियड है ना, प्री वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक धर्म और जाति के नाम पे पूरी वर्ण व्यवस्था चल रही है। मतलब वहाँ ब्राह्मण बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान है तो हमारे पास है, वेद पढ़ने का राइट है तो हमारे पास है, वेदों के बारे में हम जानते हैं तो केवल हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और उन वेदों के थ्रू अगर भगवान से कोई कनेक्शन कर सकता है तो ब्राह्मण है। यानी कि अगर भगवान को रिंग बजानी है तो ब्राह्मणों से मिलना पड़ेगा। तो यानी एक तरह से क्या हुआ, ये भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि ऐसा क्या, जिसने पूरी दुनिया बनाई उसने केवल अपने पास रिंग बजाने को एक ही तबके को राइट दे दिया कि ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं तो हम तभी भगवान को रिंग बजा सकते हैं। क्लियर है क्या ये बात? तो इतिहास में क्या था, वैदिक पीरियड, प्रो वैदिक पीरियड। क्लियर है? तो इस बात को समझना चाहिए कि क्या कहीं आज भी समाज के अंदर वो मूल्य स्थापित तो नहीं है जो पहले हमने इतिहास में देखे हैं। अगर ऐसे मूल्य स्थापित मिलते हैं तो यानी इसका मतलब है कि आज भी समाज के अंदर समता नहीं आई है। क्लियर है? आज भी समाज के अंदर क्या नहीं आई है, समता स्थापित नहीं हुई है। जो संविधान ने हमें राइट दिए हैं वो स्थापित नहीं हुए हैं, जो आर्टिकल 15 ने राइट दिया है वो स्थापित नहीं हुआ है। क्लियर है बात को? आगे बढ़े। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 16। अब लोक नियोजन क्या है? लोक नियोजन का तात्पर्य है यहाँ पर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट से। क्लियर है कि जो अवसर हैं वो सभी को बराबर मिलने चाहिए। मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं तो यूपीएससी में कोई ऐसा लॉ आ जाए कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले ही एग्ज़ाम को दे सकते हैं, है ना। जैसे देखते होंगे ऐसा बोला जाता है कि यूपीएससी में डिस्क्रिमिनेशन होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस भ्रांति से बाहर आ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्किल्ड हैं, आप कैपेसिटी रखते हैं तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। या डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ ही नहीं है, भेदभाव नाम की चीज़ ही नहीं है। यूपीएससी क्या चाहता है यार? कुछ नहीं चाहता। क्या वो तुमसे परसेंटेज मांगता है? कोई परसेंटेज है ग्रेजुएशन में? नहीं है। वो एक सिंपल सा ग्रेजुएशन की डिग्री मांगता है और उसके कुछ खुद के एस्पेक्ट हैं, खुद की कुछ कंडीशंस हैं, उन्हें आप फुलफिल कर दो। वो बोल रहा है भाई सब अंदर आ जाओ। बात समझ में आ रही है? क्या वो बोलता है कि नहीं बीटेक वाला ही आएगा? क्या वो ये बोलता है क्या नहीं आईआईटी वाला ही अंदर आएगा? क्या वो ये बोलता है क्या कि जो है नहीं जो मेडिकल से पढ़ के आया है, जो एमबीबीएस करके आया है, जो फॉरेन से पढ़ के आया है वही यूपीएससी के अंदर आएगा? ऐसा कहीं बोलता है यूपीएससी? तो क्या है ये? अवसर की समता है यार। ये ताकत है हमारे संविधान के दिए हुए अधिकारों की। बात समझ में आ रही है? क्या है ये ताकत है जो हमारे संविधान में दिए हुए अधिकार हैं, उनकी ताकत है ये। क्लियर है क्या ये बात? तो जो लोक नियोजन है उसमें अवसर की जो समता है उसे स्थापित किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत के भेदभाव को मिटा दिया जाना चाहिए, समाज से खत्म कर दिया जाना चाहिए। जो इतिहास में हम पीछे देखते हैं कि वैदिक काल में या पोस्ट वैदिक काल में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो शूद्र हैं उन्हें इस कंडीशन तक गिरा दिया जाता है कि आप लोग दोपहर में ही निकलोगे, मिड दोपहर में अगर निकलना है बाहर तो। क्यों? क्योंकि मिड दोपहर में किसी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ेगी। एक समय बांध दिया जाता है, यानी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। उनके पैरों पे बेड़ियां बांध दी जाती हैं कि अगर कोई शूद्र निकल रहा है तो जो ब्राह्मण हैं जिनको राइट था
कि भगवान को कॉल केवल वही कर सकते हैं, उन लोगों को सुनाई दे जाए। क्या बात क्लियर है? उन्हें समाज में पानी पीने का राइट नहीं था, उन्हें समाज में कुएं से पानी निकालने का राइट नहीं था। तो हमें क्या करना है, उस अस्पृश्यता को खत्म करना है और एक सामाजिक समानता स्थापित करनी है। ये हमारे संविधान की दी हुई ताकत है। क्लियर है? नेक्स्ट है उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18। क्या है? उपाधियों का अंत। यानी कि अगर देखेंगे कि उपाधियों का अंत से तात्पर्य क्या है, जैसे आपके पास कोई टाइटल है, आप उसे त्याग सकते हैं, या जो कुछ टाइटल हैं वो किसी एक खास पोजीशन के लिए ही दिए जाएं, सभी को नहीं बांटा जाए, है ना, कि कोई भी आए, अच्छा भाई ये ले लो, आप ये ले लो, आप इस नाम से जाने जाओगे, ऐसा नहीं। संविधान कहता है कि एक स्पेसिफाई करो, आप किसे स्पेसिफाई करो, पोजीशन को, तबके को नहीं। संविधान कभी किसी तबके को बढ़ोतरी नहीं देता, एक पोजीशन को स्पेसिफाई करो। कोई आर्मी में है, कोई साहित्य में कुछ बहुत बड़ा लिख रहा है ना, कोई रिसर्च की फील्ड से है, आप उन्हें उपाधियां दें। कोई खेल की फील्ड से है, आप उसे उपाधि दें, है ना, आप उसे पद्म भूषण दें, आप उसे भारत रत्न दें, आप उसे नोबेल प्राइज दें, आप एक पोजीशन की बेसिस पर दें, सभी को नहीं। क्लियर है? तो उपाधियों का अंत से तात्पर्य यहाँ पे समझ में आया क्या है, कि संविधान ये चाहता है कि एक पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाए और उस पोजीशन की बेसिस पर ही उपाधियों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सभी को नहीं करना चाहिए। लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि एक तबके को ही बढ़ावा दो, एक पोजीशन। क्लियर है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो सही हो, जो देश की सेवा में तात्पर्य हो, जो देश की सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हो, उन लोगों को उपाधियों के लिए संविधान क्या करता है, राइट देता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। तो संविधान में दो ऐसे उपबंध हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम क्या है, धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। तो ये बात का है किस लिए है, राजनीतिक समता को स्थापित करने के लिए। तो आप, ये मेंस का कंटेंट हो गया कि हमें देश में राजनीतिक समता को स्थापित करने के लिए क्या करना होगा। यह हमारे संविधान में कहाँ पर प्रावधान है और कैसा प्रावधान है। तो ये प्रावधान है हमारे अनुच्छेद 325 में। 325 में क्या कहता है कि कोई मतदाता सूची है, वोटिंग लिस्ट है, और उस मतदाता सूची में किसी को धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आई होप बात क्लियर होगी। आप चाहे जिस धर्म को बिलोंग करते हो, आप देश के नागरिक हैं, आपको वोटिंग का राइट है, आपको राइट टू इलेक्शन है। आप किसी भी जाति से हो, आप देश के नागरिक हैं, आप वोट देंगे। आप कोई भी हो, मेल हैं, फीमेल हैं, या कोई थर्ड जेंडर है, आपको वहाँ पर वोट का राइट है। बस मैटर क्या है, आप देश के नागरिक होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? आप किसी भी सेक्शन को बिलोंग करते हो, आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, डजन मैटर। मैटर है इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू राइट टू वोट एंड राइट टू इलेक्शन ऑल्सो। आई होप बात क्लियर होगी। तो दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान। आर्टिकल 326 326 क्या कहता है कि जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे और जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे, तो आप वोट तभी दे सकते हैं जब आप वयस्क हो जाएं, यानी अडल्ट हो जाएं, यानी कि 18 साल के हो चुके हों। तो अगर आप 18 साल के हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में सहभागिता निभा सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आपको ये राइट संविधान देता है। क्लियर है?
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 39 अनुच्छेद 39 महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 39 क्या कह रहा है? आर्टिकल 39 कहाँ है? डीपीएसपी में। और क्या कहता है वो? कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, उनका जो जीवन यापन करने का पर्याप्त साधन है वो समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करता है। मतलब ये है कि इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि अब महिला कांस्टेबल हैं और कोई एक पुलिस कांस्टेबल है तो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी अलग होगी, महिला कांस्टेबल की सैलरी अलग होगी, इस वजह से कि वो केवल जेंडर से अलग हैं। इस बात पर इनइक्वालिटी नहीं है। आप भले ही पुलिस कांस्टेबल हैं, एक महिला कांस्टेबल है, दोनों की सैलरी इक्वल होगी। एक पुलिस, एक सपोज करो मेल आईपीएस है, एक फीमेल आईपीएस है, तो वहां पर दोनों आईपीएस की सैलरी कैसी होगी? इक्वली होगी। ऐसा कौन कहता है? ऐसा राइट हमें आर्टिकल 39 देता है। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। अगली बात आती है बंधुत्व की। भाईचारा। बंधुत्व कैसा? भाईचारा। अब हमें भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा देना है, उसे इंक्रीज करना है। तो संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे देखो, संविधान का एक फीचर क्या है? एकल नागरिकता। क्या है फीचर? एकल नागरिकता। क्लियर है ये बात? तो अब एकल नागरिकता से क्या होता है? जो भाईचारा है वो भाईचारे की भावना निकल के बाहर आती है। आई होप बात क्लियर होगी। मौलिक कर्तव्य 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो कोई भी इंसान इन बातों पे नहीं डट कर रह जाएगा कि मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ तो मैं केवल इस धर्म के ही लोगों को सपोर्ट करूँगा, अदरवाइज मेरा धर्म किसी दूसरे धर्म को सपोर्ट करने का राइट नहीं देता है तो मैं दूसरे धर्म के साथ सपोर्ट नहीं करूँगा, या मैं दूसरे धर्म को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करूँगा, उसे बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करूँगा। क्लियर है? आई होप बात क्लियर होगी। तो प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता। तो जो बंधुत्व है, जो भाईचारे की भावना है, उसमें किन किन बातों को ध्यान देना है? पहली बात ध्यान देनी है जो है तुम्हारी क्या? व्यक्ति का सम्मान। क्या? व्यक्ति का सम्मान। और दूसरा क्या है? देश की एकता, यानी इंटीग्रिटी। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रीलिम्स मसाला है कि जो अखंडता शब्द है वो आखिर कब जोड़ा गया था संविधान में। 4 ऑप्शन दे देगा कि 42वां संविधान संशोधन, 43वां, 44वां, 45वां। ढूंढते रहो कौन सा संविधान संशोधन था जहां से अखंडता शब्द को जोड़ा गया। क्या बात क्लियर है? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई, लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुनिश्चित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। क्या बात क्लियर है? तो बंधुत्व के बारे में के.एम. मुंशी क्या कहते हैं? के.एम. मुंशी कहते हैं किसी भी इंसान का नेचर किन किन बातों से शो करता है? भलाई और लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी। क्लियर है? और हर एक इंसान का व्यक्तित्व कैसा है? पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों 51 का में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह स्त्री के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करे और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तो
51 का में मौलिक कर्तव्य में क्या कहा गया है कि जो भारत की स्त्री है उसके गौरव को ध्यान रखा जाना चाहिए, छेड़छाड़ की जो केसेस आते हैं उन पर रोक होनी चाहिए, और ये केवल कानून बनाने से नहीं होगा, लोगों में जागरूकता फैलानी होगी, लोगों में अवेयरनेस लानी होगी, लोगों के अंदर नैतिकता को जागृत करना होगा। अगर समाज के अंदर एक बार लोगों में अवेयरनेस आ जाए तो वो समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता। इस बात को ध्यान देना। केवल कानून बनाने से देश में सुधार नहीं होते, केवल बिल लाने से, बिल पास करने से, एक्ट लाने से देश में सुधार नहीं हो सकता, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे नैतिकता के बेसिस पर लागू करना। क्या बात क्लियर है? तो देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मानव वैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। तो आपको ध्यान देना है, हमारी जो प्रस्तावना है वो देश में उठ रहे मुद्दों को भी उठाती है कि हमारे देश में कौन कौन से चैलेंजेस आज भी मौजूद हैं। और ये बात कहाँ है? अनुच्छेद 1 में कि अनुच्छेद 1 ये कह देता है कि जो हमारा संविधान है उसमें हम देश को एज अ राज्यों के संघ के रूप में डिफाइन करेंगे। देश को कैसे डिफाइन करेंगे? एज अ राज्यों का संघ, जिसमें राज्य को इस देश से अलग होने का कोई राइट नहीं है। और इससे क्या होगा? देश में इंटीग्रिटी आएगी। इससे क्या होगा? सांप्रदायिकता में कमी आएगी, क्षेत्रवाद में कमी आएगी, जातिवाद में कमी आएगी, भाषावाद में कमी आएगी। आई होप बात क्लियर होगी। तो ये चारों मीनिंग क्लियर हैं। आगे जो बाकी क्लास है, जो ये चैप्टर है प्रस्तावना का महत्व और ये बाकी पोर्शन हम कल की क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लें, नहीं की है कर लें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।